हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे अनुनाद के बारे में। तो अनुनाद क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो जो अनुनाद है उसमें किसी भी अणु की संरचना को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए ही अनुनाद के बारे में बताया गया है। कई प्रकार के अणु रहते हैं, तो उनमें जो लुईस संरचना रहती है, लुईस संरचना माने कि इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी जिसको बोला जाता है। तो किसी भी अणु के गुण को, सभी गुणों को एक ही संरचना के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। कोई एक संरचना हम लोग लेंगे किसी अणु का, तो उसमें उसके बहुत सारे गुण को व्यक्त क्या कर सकते हैं, लेकिन पूरे उसके 100% गुण को एक ही संरचना के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो अणु रहते हैं उनकी एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं बनाई जाती है, और यह संरचना लुईस संरचना के आधार पर रहता है। माने लुईस संरचना में जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में, इस प्रकार से डॉट डॉट के रूप में दर्शाते हैं, और किसी भी अणु की एक से अधिक संरचना बनाते हैं। तो यह जो घटना रहती है वही अनुनाद कहलाता है, और जो बहुत सारी संरचनाएं बनती है वो संरचनाएं अनुनादिक संरचना कहलाती है। और इन सब के मिलने से जो एक मेन जो संरचना बनता है, माने सभी संरचनाओं के योगदान से जो एक मेन मुख्य संरचना रहता है वो कहलाता है अनुनाद संकर। और जो छोटी छोटी बहुत सारी संरचनाएं बनेंगी उसी से वो कहलाएगी अनुनादिक संरचना या फिर कैनोनिकल रूप, और यह जो घटना है वो कहलाता है अनुनाद। तो अनुनादिक संरचना में जो डबल बंध रहता है और एकल बंध रहता है, ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। माने डबल बंध और एकल बंध अलग अलग जगह पे हर संरचना में पाया जाता है। तो जो डबल बंध की लंबाई रहती है और एकल बंध की लंबाई दोनों अलग अलग रहेगा, लेकिन जब इसका अध्ययन किया गया अनुनादिक संकर का, तो उसमें पाया गया कि जो बंध की लंबाई है और द्विबंध की लंबाई और एकल बंध की लंबाई दोनों के औसत के बराबर रहता है। इसलिए या फिर एकल बंध और द्विबंध की लंबाई के मध्यमान के रूप में पाया गया। इसलिए जो अनुनाद में है बंध लंबाई का मान द्विबंध के और एकल बंध की लंबाई के बीच वाला पाया जाता है। तो उदाहरण के लिए देखेंगे तो ओजोन को लेते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। अगर इसको हम लोग पूर्ण रूप से इसके गुणों का वर्णन करने के लिए जब इसकी व्याख्या देखेंगे तो इसकी 3 प्रकार की संरचनाएं मिलती है, जिसमें से एक इसका अनुनाद संकर रहता है और 2 संरचनाएं अनुनादिक संरचना कहलाएंगी। तो जो O3 रहता है, ओजोन का सूत्र है O3। अगर इसको अनुनादिक संरचना के रूप में लिखेंगे तो इसमें 3 ऑक्सीजन है। तो तीनों ऑक्सीजन की स्थिति यहाँ पे दी हुई है, 1, 2 और 3 ऑक्सीजन। तो पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे डबल बंध रहेगा, इसको O1 करते हैं, इसको O2 और इसको O3। तो पहले में 1 और 2 के बीच में डबल बंध था और 1 और 3 के बीच में सिंगल बंध था, एकल बंध। लेकिन जब अनुनाद संरचना को लिखते हैं तो 2 संरचना के बीच में इस प्रकार से एरो का चिन्ह लगाते हैं। माने कि ये संरचना से इस संरचना को भी बनाया जा सकता है और इस संरचना से इस संरचना को भी बना सकते हैं। ये दोनों दिशा में संरचना में परिवर्तन को दर्शाता है। उसके बाद अब दूसरा अनुनादिक संरचना देखेंगे ओजोन का। तो यहाँ पे ये है दूसरा ऑक्सीजन, ये पहला और ये तीसरा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा के बीच में डबल बंध है और पहला और दूसरा के बीच में सिंगल बंध है। तो यहाँ पे जो बंध की स्थिति है वो परिवर्तित होगी, लेकिन जो परमाणुओं का जगह है, स्थान है, वो परिवर्तित नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो संरचनाएं हैं ओजोन की अनुनादिक संरचना कहलाएंगी। अब जो प्रयोग में पाया गया कि जो ये बंध की लंबाई है इसका मान अलग होगा डबल बंध का, और सिंगल बंध का अलग रहता है। लेकिन जब प्रयोग में देखे तो पता चला
कि एकल बंद और सिंगल बंद का मान अलग अलग नहीं रहेगा, बल्कि इन दोनों के बीच जो मान पाया जाएगा उसी के बराबर रहेगा। अब ये दोनों अनुनादिक संरचनाएं बनी। अब इन दोनों के मिलने से संकर बनेगा। तो अनुनाद पढ़ रहे हैं तो अनुनाद संकर। तो अनुनादिक संरचना के बीच इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, दोनों तरफ तीर वाला, और इन दोनों से जब अनुनाद संकर, ये है ओजोन का अनुनाद संकर, जब अनुनाद संकर बनता है तो उसको इस प्रकार से 3 ठो बराबर वाले चिन्ह से लिखते हैं। तो ये है ओजोन का अनुनाद संकर। तो यहाँ पे एक एक बंद पाया जा रहा है और एक एक डैश डैश करके दिखाया गया है, क्योंकि ये डबल बंद है और ये भी डबल बंद है, तो इसकी स्थिति फिक्स नहीं रहती है। कभी यहाँ पे डबल बंद पाया जाएगा तो कभी यहाँ पे। तो संकर में इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये हो गया अनुनाद और अनुनादिक संकर। उसके बाद देखेंगे कि जो ऊर्जा रहती है अनुनाद की ऊर्जा, तो जो भी यौगिक लेंगे अनुनाद होगा उसमें, तो अनुनाद के द्वारा उसकी ऊर्जा में कमी आती है। तो किसी भी अणु का या यौगिक का शुरू में जो ऊर्जा का मान रहेगा, उस ऊर्जा के मान से अनुनाद के बाद उसके मान में कमी आएगी। तो अब देखते हैं अनुनादी ऊर्जा। तो जो अनुनाद संकर रहता है, जैसे यहाँ पे यह अनुनाद संकर, तो अनुनाद संकर और सबसे अधिक स्थायी अनुनादिक संरचना, ये दोनों अनुनादिक संरचना है। तो इन दोनों में जो सबसे अधिक स्थायी होगा, उस स्थायी अनुनादिक संरचना की ऊर्जा और इस अनुनाद संकर की ऊर्जा का जो अंतर है वही कहलाएगा अनुनादी ऊर्जा। तो अनुनादी ऊर्जा बराबर होगा सबसे स्थायी अनुनादी संरचना की ऊर्जा ऋण अनुनाद संकर की ऊर्जा या फिर पदार्थ की वास्तविक ऊर्जा। तो यह रहता है अनुनादी ऊर्जा। तो अनुनादी ऊर्जा का मान जितना अधिक रहेगा, माने अनुनाद के बाद ऊर्जा में कमी आती है, तो अनुनादी जो स्थायी अनुनादिक संरचना रहेगा इसकी ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, और अनुनाद होने के बाद संकर बनेगा तो इसकी ऊर्जा का मान कम होगा। तो ज़्यादा वाले मान से कम वाले मान को घटाएंगे तो जो ऊर्जा आएगी वो कहलाएगी अनुनादी ऊर्जा। तो इस अनुनादी ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा रहेगा वह यौगिक उतना ही ज़्यादा स्थायी रहता है, माने कि स्टेबल रहेगा। अगर अनुनादी संरचना की संख्या, जैसे यहाँ पे 2 ठो अनुनादी संरचना बना है, किसी किसी में 3 ठो बनता है, किसी में 4 ठो, किसी में 5 ठो बनता है। तो जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना की संख्या रहेगी उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा रहेगा और वह अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अब देखते हैं कि जो अनुनादी संरचना रहता है उसको लिखने के शर्तें। तो विभिन्न जो अनुनादी संरचना रहेगा उसमें परमाणु की स्थिति समान रहती है, जैसे कि यहाँ पे तीनों में ऑक्सीजन की स्थिति वहीं पे है, इसमें भी वहीं पे है ऑक्सीजन की स्थिति, और इसमें भी उसी जगह है। तो बंध की स्थिति परिवर्तित होगी लेकिन परमाणु की स्थिति एक ही जगह रहेगी। उसके बाद जो सभी संरचना रहेगा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। सभी संरचनाओं में जो ऊर्जा है वो लगभग समान होनी चाहिए। बंध कोण और बंध की लंबाई को पास पास ही होना चाहिए। अब जो अनुनादी संरचना रहता है उसकी संभावन ऊर्जा, माने जो भी संरचना बनेगा तो बनने में जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो कहलाएगी उसकी संभावन ऊर्जा। तो हर संरचना की संभावन ऊर्जा का मान समान होना चाहिए। ये हो गया अनुनाद की शर्तें। अब देखेंगे जो अनुनाद का स्थायित्व के लिए क्या क्या शर्त पाया जाता है। तो अनुनाद को स्थायी होने के लिए अगर कोई उदासीन अणु है तो उसको उदासीन ही रहना चाहिए, माने धन आवेश और ऋण आवेश में नहीं टूटना चाहिए, तब वो ज़्यादा स्थायी होगा। क्योंकि धन आवेश और ऋण आवेश में टूटेगा तो विपरीत आवेश की ओर गति करके नया यौगिक बना लेगा, माने कि अस्थायी हो जाएगा। तो स्थायी होने के लिए उसको उदासीन ही होना चाहिए। अगर वह अलग अलग होता है, धन आवेश में टूटता है और ऋण आवेश में टूटता है,
तो जो ऋण आवेश है उसका मान अधिक विद्युत ऋणी तत्व के लिए होना चाहिए और धन आवेश विद्युत धनी तत्व के लिए होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो प्रत्येक परमाणु रहेगा अनुनादिक संरचना में उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। जब लिखेंगे उसको तो अष्टक पूर्ण उसका दिखना चाहिए, लिखेंगे उसमें भी। और जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाया जाना चाहिए, न कि लोन पेयर के रूप में। तो इस प्रकार से किसी भी संरचना को हम लोग लिखेंगे तो उसके स्थायित्व का मान ज़्यादा होगा। अब देखते हैं अनुनाद के उदाहरण। तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं बुक में। कार्बोनेट आयन में दिया है अनुनाद, सल्फाइड आयन में, बेंजीन में दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोनेट आयन में अनुनाद। तो यहाँ पे कार्बोनेट आयन का जो सूत्र रहता है वो रहता है CO3 2-। तो यह है कार्बोनेट आयन। इसका मतलब है एक कार्बन रहेगा और 3 ठो ऑक्सीजन है, और 3 ठो ऑक्सीजन में यहाँ पे 2- चार्ज है, माने कि 2 ठो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश लगा रहेगा और तीसरे ऑक्सीजन पर ऋण आवेश नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो भी इसका अनुनादिक संरचना है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है। तो कार्बन बीच में है, केंद्रीय परमाणु है, उसके बाद इससे जुड़े हुए 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन में ऋण आवेश रहेगा, तो ये एक ऑक्सीजन पे ऋण आवेश, ये दूसरे ऑक्सीजन पे ऋण आवेश। अब यहाँ पे ऋण आवेश है तो इसका अष्टक पूर्ण है कि नहीं देखते हैं। तो 2 4 6 और ऋण आवेश के कारण 1 इलेक्ट्रॉन और बंध के कारण 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका अष्टक पूर्ण है। इसमें 2 4 6 7 और 1 8, इसका भी अष्टक पूर्ण है। इसमें ऑक्सीजन में 2 4 और ये सहसंयोजक बंध है, तो यहाँ पे 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 8, इसका भी अष्टक पूर्ण है। कार्बन का देखेंगे तो 2 4 5 और इसमें 6, तो कार्बन की संयोजकता 4 रहती है। तो अगर इसकी संयोजकता के बेस पे देखेंगे कार्बन को, तो 1 ठो बंध बनाया, 2 ठो बंध बनाया और इधर 2 ठो, तो 4 बंध बना रहा है, तो इसकी संयोजकता पूर्ण है और इन तीनों का अष्टक पूर्ण है। तो यह एक आदर्श अनुनादिक संरचना बन गई। अब इसी संरचना में यहाँ पे जो डबल बंध है इसकी स्थिति बदलेगी, कभी यहाँ पे आ जाएगा डबल बंध, कभी यहाँ पे आ जाएगा। और जहाँ पे डबल बंध रहेगा उसमें 2 ठो लोन पेयर रहेंगे और जिसमें ऋण आवेश रहेगा उसमें 3 ठो लोन पेयर रहेगा। तो इसमें देखते हैं तो डबल बंध की स्थिति अगली संरचना में यहाँ पे आ गई है और यह चिन्ह सब में लगाएंगे ना अनुनादिक संरचना। तो यह डबल बंध यहाँ पे आ गया है, तो इस पे लोन पेयर 2 ठो आ गया और ऋण आवेश यहाँ चला गया, तो इसमें 3 लोन पेयर आ गया है। ऋण आवेश है माने अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऋण आवेशित है, तो इसमें 3 लोन पेयर रहेगा। अब इसमें भी यहाँ पर डबल बंध है, तो यहाँ पे 2 ठो लोन पेयर है और इसमें 3 ठो इलेक्ट्रॉन और 1 ठो ऋण आवेश पाया जा रहा है। तो इस प्रकार जो कार्बोनेट आयन की अनुनादिक संरचना में 3 ठो संरचना मिलता है। तो कार्बोनेट आयन में 3 अनुनादिक संरचना पाई जाएंगी, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, तो यह डबल बंध तीनों ऑक्सीजन पे घूम घूम करके 3 ठो अनुनादिक संरचना देगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अनुनादिक संरचना में परीक्षा में पूछने लायक, वो है बेंजीन की अनुनादिक संरचना। तो बेंजीन जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बेंजीन की जो संरचना है वो षटफलकीय रहता है इस प्रकार से। अब बेंजीन जो है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण है। एरोमेटिक माने कि इसमें एरोमा गंध पाया जाएगा। इसकी संरचना षटफलकीय रहता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये जो 4n+2 कैकुली के नियम है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करता है और इसमें
माने कि कंप्लीट संरचना पाई जाती है। माने कि ये खुला नहीं रहता है, चारों तरफ से बंद रहता है, माने कंप्लीट स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो बेंजीन की अनुनादिक संरचना में 18 इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है। इसमें यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6 कार्बन रहते हैं। और यहाँ पे H इस प्रकार से रहता है, CH हर कार्बन पे एक H रहता है और 3 इसमें डबल बंद रहता है, यह डबल बंद, और 3 इसमें एकल बंद पाया जाएगा। 1, 2 और 3 और 3 द्वि बंद पाया जाएगा। तो इसमें जो डबल बंद और एकल बंद है उसका स्थान परिवर्तित होते रहता है। माने ये डबल बंद घूम करके यहाँ आ जाएगा और ये डबल बंद यहाँ आ जाएगा, ये डबल बंद यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा, ये सिंगल। तो ये जो डबल बंद है वो ऐसे रिंग में घूमते रहता है, जिसके कारण बेंजीन की बहुत सारी अनुनादिक संरचनाएं मिलती हैं। तो जो कैकुले नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 2 संरचनाओं का अध्ययन किया और 2 संरचनाएं दी। तो ये डबल बंद की स्थिति यहाँ पे पहले है, तो इसमें ये डबल बंद यहाँ से यहाँ आ गया है, तो यहाँ पे डबल बंद आ गया और ये सिंगल हो गया। अब ये डबल बंद यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ डबल बंद हो गया और ये सिंगल हो गया। अब ये डबल बंद यहाँ आ जाएगा, यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया इसमें, तो यहाँ पे सिंगल हो गया। तो ये दोनों जो संरचना है कैकुले की संरचना कहलाएंगी। अब ये दोनों अनुनादिक संरचनाएं हैं, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार का एरो लगाए हैं। उसके बाद इसी में ये जो एक डबल बंद रहता है वो इन दोनों कार्बन के बीच आ जाता है और दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो ये भी संरचना एक बनता है बेंजीन का। अब ये वाला जो डबल बंद है यहाँ और यहाँ के कार्बन से जुड़ा था, तो अगली संरचना में इन दोनों कार्बन से जुड़ जाता है ये वाला। तो 1, 2 और 3 डबल बंद इसमें भी है। अब यहाँ अगली संरचना में यहाँ के कार्बन और यहाँ के कार्बन से जुड़ रहा है वही डबल बंद। तो इस प्रकार से डबल बंद की स्थिति बदलने के कारण इसमें 5 प्रकार के अनुनादिक संरचना मिलता है। तो ये जो तीनों अनुनादिक संरचना है इसका स्टडी डेवार नामक वैज्ञानिक ने किया था और इस संरचना को उन्होंने दिया था, इसलिए यह संरचना डेवार की संरचना कहलाती है। अगर हम लोग बेंजीन के आणविक रूप में देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे अनुनादिक संरचना मिलते हैं। तो यहाँ पे 2 डबल बंद जब लेते हैं तो एक डबल बंद यहाँ पे था, वो कहाँ गया? ये डबल बंद गायब हो गया है। तो यहाँ पे ऋण आवेश आ गया और यहाँ पे धन आवेश आ गया, क्योंकि डबल बंद में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इस पे ऋण आवेश और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इधर से बंद यहाँ से भी टूट रहा है, वो बंद ऐसे जुड़ा था तो यहाँ से टूटा, तो ये उसको दान कर दिया, तो इस पे धन आवेश और इस पे ऋण आवेश। तो इस प्रकार से बेंजीन की अनुनादिक संरचना बनती है और बहुत सारे अनुनादिक संरचनाएं हैं, एग्जाम्पल के रूप में और भी देख सकते हैं बुक से। अब देखेंगे अनुनाद के अभिलक्षण। तो अनुनाद के अभिलक्षण में अनुनाद के कारण अणु में जो सभी बंध लंबाई समान होते हैं। अनुनादी संकर संरचना की ऊर्जा अन्य अवस्था से निम्न एवं स्थायित्व अधिक रहती। जो अनुनादिक संकर रहेगा उसकी ऊर्जा का मान अन्य संरचनाओं से कम रहेगा और उसका स्थायित्व अनुनादी संरचनाओं से ज़्यादा रहता है। जिसकी ऊर्जा कम होगा उसका स्थायित्व का मान ज़्यादा रहता है। अब अनुनादी ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा अणु का स्थायित्व भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। जितनी ज़्यादा संख्या में अनुनादी संरचना बनेंगी अणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अब कैनोनिकल संरचना या फिर जो वास्तविक संरचना है उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। माने प्रयोगशाला में इन संरचनाओं को बनाना संभव नहीं है, नहीं बना सकते प्रयोगशाला में। ये सभी काल्पनिक संरचनाएं हैं, इनका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है। और जो अनुनादी संकर रहता है उसकी ऊर्जा का मान अन्य संरचनाओं से कम रहता है।
वो ही एक वास्तविक संरचना है। लेकिन यह जो कैनोनिकल रूप है या फिर अनुनादी संरचना है उनका अस्तित्व नहीं रहता है, केवल जो संकर रहता है उसी का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ पे हुआ कंप्लीट अनुनाद। अब देखेंगे हम लोग हाइड्रोजन बंध के बारे में। तो हाइड्रोजन बंध को जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके द्वारा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व रहते हैं उसके साथ जो बंध बनता है वही कहलाता है हाइड्रोजन बंध। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है अगर किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ा हुआ रहता है तो हाइड्रोजन पे आंशिक धन आवेश आ जाता है और विद्युत ऋणात्मक तत्व पे आंशिक ऋण आवेश आएगा। अब हाइड्रोजन पे आंशिक धन आवेश आ गया है तो उसी हाइड्रोजन को अगर हम लोग किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व के संपर्क में लाएंगे तो वह हाइड्रोजन फिर से दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक बंध बना लेता है जो कहलाता है हाइड्रोजन बंध या फिर हाइड्रोजन सेतु। और हाइड्रोजन बंध के कारण ही बहुत सारे यौगिक जल में विलय रहते हैं, क्योंकि जल में H+ आयन मिलता है जिसके साथ वो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में जो हाइड्रोजन बंध रहता है वह हाइड्रोजन परमाणु और विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य आकर्षण बल होता है। अगर हम लोग हाइड्रोजन बंध के देखेंगे तो जैसे कि HF एक यौगिक है HF, तो इसमें H और F में F विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इस पे आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, क्योंकि यह साझा के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को और इस पे आंशिक धन आवेश आ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को एक और HF के संपर्क में लाते हैं जैसे HF के, तो इसमें भी आंशिक ऋण आवेश आएगा और इसमें भी आंशिक धन आवेश आ जाएगा। तो ये वाला ऋण आवेश और ये वाला धन आवेश के बीच हल्का सा एक दुर्बल बंध का निर्माण हो जाएगा। इस पे आंशिक धन आवेश है, यहाँ पे एक दुर्बल प्रकार का बंध बन जाता है, तो यही बंध कहलाता है हाइड्रोजन बंध या फिर हाइड्रोजन सेतु। और हाइड्रोजन बंध को इस प्रकार से डैश डैश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन बंध रहता है उसको 3 ठो डैश 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 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे 3 ही ठो यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनता है। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए कुछ शर्तें हैं। तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसकी विद्युत ऋणता का मान उच्च होना चाहिए। माने कि यहाँ पे फ्लोरीन विद्युत ऋणी है तो फ्लोरीन को उच्च विद्युत ऋणी होना चाहिए। उसके बाद छोटा आकार, तो जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन यहाँ पे है तो इसका जो आकार है उसको छोटा होना चाहिए। माने विद्युत ऋणी तत्व का आकार छोटा होना चाहिए और उस यौगिक में हाइड्रोजन की उपस्थिति होनी ही चाहिए, तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा। अब जो हाइड्रोजन बंध है वो कई प्रकार के यौगिकों में पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के हाइड्रोजन बंध रहते हैं। पहला है अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, और दूसरा आता है अंतः अणु हाइड्रोजन बंध, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। तो जो अंतर अणु हाइड्रोजन बंध रहेंगे उसमें 2 ठो परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। माने कि यहाँ पे ये एक ठो परमाणु 2 ठो अणु के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो यहाँ पे एक ठो अणु है, ये दूसरा अणु है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बंध बन रहा है ये कहलाएगा अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से जो जल में है, जल में भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे HOH ये हो गया, H2O रहता है जल का, तो इसको हम लोग HOH
माने H2O लिख सकते हैं। तो इस पे आंशिक ऋण आवेश आएगा और इस पे आंशिक धन आवेश आएगा, इस पे आंशिक धन आवेश आएगा। ये हो गया पहला अणु। अगर हम लोग एक और यहाँ पे जल देखेंगे तो उसको इस प्रकार से लेंगे तो ये हो जाएगा दूसरा अणु जल का। तो इस पे भी आंशिक धन आवेश आएगा, इस पे आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश। तो ये जो है यहाँ पे ये ऋण आवेश और ये धन आवेश यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। तो ये जो बंध है यही कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। तो एक अणु और दो अणु, दो अलग अलग अणु के अलग अलग आवेश वाले परमाणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो कहलाता है अंतर अणु हाइड्रोजन बंध। यह भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है और यह भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है। उसी प्रकार एथिल अल्कोहल और अमोनिया में भी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब दूसरा देखेंगे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। तो अंतः का मतलब है कोई एक अणु है तो अंतः माने इसी अणु के अंदर जो दो ठो परमाणु पाए जाएंगे, तो एक में ऋण आवेश रहेगा, एक में धन आवेश, तो इन दोनों के अंदर ही हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो वो कहलाएगा अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। तो जो आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड यह है बेंजीन, तो इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहता है NO2 को नाइट्रो बोलते हैं। अगर इसको हम लोग फैला करके लिखें तो NO2 को डबल बॉन्ड O और O इस प्रकार से लिखते हैं। तो NO2 ये नाइट्रो हो गया। अब ये इसके इस पोजीशन को बोलेंगे आर्थो पोजीशन, इसको मेटा और ये पैरा। पहला कोई ग्रुप बेंजीन से जुड़ता है तो उसके बगल वाला ही आर्थो ग्रुप कहलाता है, बगल से अगला वाला मेटा ग्रुप कहलाता है और मेटा से अगला वाला पैरा ग्रुप कहलाएगा। माने कि इसको 1 मानेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो 1-4 पोजीशन पैरा वाला कहलाता है, 1-3 पोजीशन मेटा कहलाता है और 1-2 पोजीशन आर्थो कहलाता है। तो इसमें आर्थो पे कोई और ग्रुप जुड़ा रहेगा तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को CHO लिखते हैं। CHO माने एल्डिहाइड रहता है। अगर इसी को फैला करके लिखेंगे बंद बना करके तो C डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा HCHO, ये हो गया एल्डिहाइड। तो ये बेंजीन है, ये नाइट्रो है और ये एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड कहाँ पे है? आर्थो पोजीशन पे है। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाएगा? आर्थो नाइट्रो बेंजीन एल्डिहाइड। तो आर्थो नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बोलेंगे इसको। तो इसमें इस ऑक्सीजन पे आंशिक ऋण आवेश रहेगा और इस पे आंशिक धन आवेश रहेगा हाइड्रोजन पे। तो यहाँ पे इन दोनों के जो बीच है यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ये आंशिक ऋण आवेश है, ऑक्सीजन विद्युत ऋण है तो, और हाइड्रोजन आंशिक धन आवेश रहेगा। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बंध बनेगा तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। और इसमें ये एक ही ठो अणु है, एक ही अणु में दो ठो परमाणु है और दोनों परमाणु पे अलग अलग आवेश है। तो एक ही अणु के अंदर दो विपरीत आवेश वाले परमाणुओं के बीच जब हाइड्रोजन बंध बनेगा तो वो कहलाएगा अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से आर्थोनाइट्रोफिनॉल, एसिटोएसिटिक एस्टर और ग्लिसरीन, इन सब में भी अंतः अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन बंध है उसका प्रभाव में किसी भी अणु में जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसमें जैसे ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना रहेगा तो ये अलग है और ये अलग है, लेकिन हाइड्रोजन बंध बन गया तो एक ठो और बंध बन गया तो इसका ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा ये अणु पहले की तुलना में। तो इसको गलाएंगे तो गलाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा तो इसका गलनांक का मान बढ़ जाएगा। इसको अगर हम लोग उबालेंगे तो उबालने के लिए इस बंध को भी तोड़ना पड़ेगा, इन सब को तो तोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तभी ये उबाल करके गैस रूप में आएगा। तो गलनांक और क्वथनांक का मान हाइड्रोजन बंध बनने से बढ़ जाता है।
और जो विलेयता का मान है उसका मान भी बढ़ जाता है। माने कोई यौगिक जल में नहीं घुलता रहता है, लेकिन जब उसमें हाइड्रोजन बन जाता है तो वह जल में आसानी से विलय हो जाता है। इसी के लिए एक लिया गया है कि जो H2O है और H2S है, तो H2O जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध के आधार पर दो अणुओं को समझाया गया है, H2O और आता है H2S। इसमें भी दो हाइड्रोजन है, इसमें भी दो हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें सल्फर है। तो जब आवर्त सारणी में देखेंगे तो ऑक्सीजन के नीचे ही सल्फर पाया जाता है, माने एक ही समूह के तत्व हैं, तो दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, एक ही समूह के हैं। तो इसमें ये H2O जो है वो द्रव रूप में पाया जाता है और H2S जो है वो गैस रूप में पाया जाता है। तो परीक्षा में पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो H2O है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण इसके गलनांक और क्वथनांक का मान इसकी तुलना में ज्यादा होगा और ये हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा तो इस प्रकार से ये संगुणित हो जाएगा। माने कि जल के बहुत सारे अणु आपस में यहाँ पे और एक ठो जल जुड़ जाएगा, तो बहुत सारे अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा मिल करके संगुणित हो जाते हैं और संगुणित होकर के यह लिक्विड अवस्था में या द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसमें इस प्रकार से संगुणन नहीं हो पाता है और संगुणित नहीं होने के कारण ही ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा पूछा जाता है कि जो बर्फ है उसका घनत्व जल की अपेक्षा क्यों कम रहता है। तो जो बर्फ का घनत्व है हल्की रहती है, बर्फ और पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम रहता है, क्योंकि जो बर्फ है उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध की खुली हुई संरचना पाई जाती है। जो जल रहता है उसमें ठंडा करने पे बर्फ बनता है जल, और उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और हाइड्रोजन बंध की खुली हुई संरचना पाई जाती है। और प्रत्येक ऑक्सीजन जो खुली हुई संरचना रहेगी उसमें एक ऑक्सीजन दो और हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है। जो बर्फ की संरचना रहती है वो भी पानी से ही बना है बर्फ, तो यहाँ पे H और H है, तो ये खुला हुआ रहता है जल का अणु, और यहाँ पे एक ठो और जल है, ये भी खुला हुआ रहेगा। तो ये जो पहला वाला अणु है इन दोनों के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो एक ऑक्सीजन दो ठो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके और दो ठो हाइड्रोजन बंध बना सकता है। तो इसमें बहुत खुली खुली संरचना पाई जाती है फैला हुआ, जिसके कारण इसमें छिद्र बन जाते हैं। इसकी संरचना में छिद्र या खाली जगह बन जाता है स्पेस, जिसमें हवा भर जाता है, जिसके कारण इसका घनत्व कम हो जाता है और ये हल्की हो जाती है। अब हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा है 3.5 किलो जूल पर मोल रहता है तथा 8 किलो जूल पर मोल और 3.5 किलो जूल पर मोल के बीच पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल प्रकार का बंध है, लेकिन यह वंडरवाल बंध से प्रबल होता है, किंतु सहसंयोजी बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। तो सबसे ज्यादा प्रबल बंध होगा सहसंयोजी बंध, उसके बाद हाइड्रोजन बंध प्रबल है और सबसे कम प्रबल माने कि दुर्बल वंडरवाल बंध रहता है। अब जो हाइड्रोजन बंध है ये दो प्रकार के होते हैं। तो अंतर अणु माने दो अणुओं के परमाणुओं के बीच जो हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा उसके कारण किसी भी यौगिक के गुण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण गुणों पे होने वाले प्रभाव। तो जो क्वथनांक है, क्वथनांक का मान बढ़ जाता है और गलनांक का मान भी बढ़ जाएगा। H2O है गैस के रूप में पाया जाता है और H2S जो है H2O लिक्विड रूप में द्रव रूप में रहता है और H2S जो है
वह गैस रूप में रहता है। तो हाइड्रोजन बंध जिसमें पाया जाएगा उसके क्वथनांक का मान संगुणन होने के कारण बढ़ जाता है और अणु भार कम होने के कारण ही कम होगा। अणु भार कम होगा तो क्वथनांक कम होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण उसका क्वथनांक का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। दूसरा देखेंगे विलेयता। तो कोई भी यौगिक जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो हाइड्रोजन बंध किसमें बनाएगा? वह विलायक जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन पाया जाएगा उनके साथ किसी यौगिक को घोलेंगे तो अगर वह हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वह आसानी से उसमें घुल जाएगा, तो विलेयता का मान ज़्यादा होगा। इसीलिए जो एल्कोहल रहते हैं जल में विलेय रहते हैं, क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, लेकिन ईथर जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता और वह अविलेय हो जाता है। अणुओं की आकृति। अणुओं की जो आकृति है उस पे हाइड्रोजन बंध का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक किरण के द्वारा जब हम लोग डिफ्रैक्शन विधि द्वारा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो बर्फ की संरचना को देखने पे बर्फ में चतुष्फलकीय प्रकार की संरचना दिखाई देती है। जो जल की संरचना है वो कोड़िया रहता है, भी आकार का, इसको भी से भी बोलते हैं, सर ऐसा संरचना है करके। तो इसका जब एक किरण से हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय प्रकार की दिखाई देती है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन अणु रहता है दो अन्य हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बंध और ये भी है हाइड्रोजन बंध। तो ऑक्सीजन जो है दो अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है और चतुष्फलकीय प्रकार की संरचना देता है। जो इस प्रकार से जो संरचना या आकृति के बारे में एक्स किरण विवर्तन से पता चलता है। जो बर्फ है जल में परिवर्तित होता है तो उसका घनत्व तो बढ़ने लगता है और आयतन का मान कम होने लगता है। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग ताप को बढ़ाते हैं तो जल का घनत्व तो बढ़ करके 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। अब अम्लीयता। तो हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन से बनता है, तो हाइड्रोजन पे जब डेल प्लस आएगा तब हाइड्रोजन बंध ये किसी और के साथ बनाएगा यहाँ पे। तो इस पे जब H प्लस आता है तो जो H प्लस आयन देता है वही अम्ल कहलाता है। तो H प्लस आयन ये नहीं देगा। जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो H प्लस आयन तो बंध बना लेता है, तो H प्लस आयन मुक्त करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तो अम्लीयता का मान कम हो जाता है हाइड्रोजन बंध के कारण। अब अणु भार। हाइड्रोजन बंध बनने से किसी भी यौगिक का अणु भार का मान बढ़ जाता है। अणु भार का मान इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो यह हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। इस प्रकार से इसको लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड ये O और ये OH इधर। तो इस प्रकार से एसिटिक एसिड है तो इसका अणु भार का मान 60 रहता है जब हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है तो, लेकिन इस पे आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, इस पे आंशिक धन आवेश, इस पे आंशिक धन आवेश और इस पे आंशिक ऋण आवेश, और इधर से एक और एसिटिक एसिड लेते हैं C डबल बॉन्ड O और इधर H। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो यहाँ एक तो हाइड्रोजन बंध बनेगा और यहाँ एक तो हाइड्रोजन बंध। तो ये पहला वाला एसिटिक एसिड और इधर से ये दूसरा वाला एसिटिक एसिड, इसका भी 60, ये दोनों हाइड्रोजन बंध बना करके आपस में जुड़ गए हैं। तो 60 और 60, तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इसका अणु भार डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। अगर 3 अणु जुड़ेंगे तो ट्रिपल हो जाएगा और 2 अणु जुड़े हैं तो डबल है। तो हाइड्रोजन बंध के कारण अणु भार का मान बढ़ जाता है, क्योंकि 2 अणु को आपस में बांध करके हाइड्रोजन बंध बड़े अणु का निर्माण करता है। अब श्यानता तथा पृष्ठ तनाव। हाइड्रोजन बंध बनेगा तो इधर उधर अणु घूमते रहेंगे, वो भी बंद करके एक गाढ़े विलयन के रूप में बनाएंगे। तो श्यानता माने कि गाढ़ापन।
तो संगुणित हो जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। वो हाइड्रोजन बंध से बंध करके संगुणित हो जाएंगे और संगुणित होने के कारण द्रव अवस्था में आ जाते हैं, तो उनकी श्यानता का मान बढ़ जाता है, माने गाढ़ापन उसमें बढ़ जाता है और पृष्ठ तनाव का मान भी बढ़ जाता है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, अंतःअणु हाइड्रोजन बंध के कारण गुणों में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो अंतःअणु हाइड्रोजन बंध है वो एक ही अणु के अंदर निर्मित होगा। माने अगर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को देखेंगे, ये है बेंजीन, अगर इसमें OH ग्रुप रहता है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। इसके ऑर्थो पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है NO2 ग्रुप, तो इसमें हाइड्रोजन बंध बनता है। इसमें डबल बंध को यहाँ लिखती हूँ हाइड्रोजन बंध के लिए, तो ये आंशिक ऋण आवेश हो जाएगा, ये आंशिक धन आवेश, और यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो इस प्रकार से ये अंतःअणु हाइड्रोजन बंध हो गया। तो जब इसमें अंतःअणु हाइड्रोजन बंध बनता है तो विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं, जिसके कारण इसके गुण में अनेक परिवर्तन होता है। इसका जो क्वथनांक है, इसमें कोई क्वथनांक में अधिक अंतर नहीं रहता है और क्वथनांक का मान इसका कम होता है, क्योंकि इसमें एक ही अणु में बंध बढ़ रहा है। तो ये तो अगर इस क्वथनांक में ये अगर उबलेगा तो ये उबलेगा, क्योंकि दूसरे के साथ बंध बनाएगा तभी ये रुक पाएगा। लेकिन ये अपने में ही बंध बना रहा है तो इसके क्वथनांक का मान उन अणुओं से कम हो जाता है जिसमें हाइड्रोजन बंध बाहर में बनने की संभावना रहती है। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध में क्वथनांक का मान बढ़ता नहीं है, भले ही कम हो जाता है अंतःअणु की तुलना में। दूसरा है विलेयता। तो जो हाइड्रोजन बंध बनाने वाले यौगिक रहेंगे उसमें इस प्रकार के बंध बनने से विलेयता का मान नगण्य होता है। अंतःअणु हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में बनेगा तो यह विलायक के साथ कभी भी हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा, तो इसकी विलेयता का मान नेग्लेक्टेड या फिर नगण्य होता है, क्योंकि ये दूसरे विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। ये अपने में ही मस्त रहते हैं, अपने अंदर ही हाइड्रोजन बंध बनाएगा, न कि विलायक के साथ, इसलिए इसकी विलेयता पे भी कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मान नगण्य होता है। यहाँ पे चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अब अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसमें से अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद अध्याय 5 में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव एवं गैस। आज के लिए बस यही।